हेलो दोस्तों, प्रताप कैंपस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। इससे पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में आज हम बात करेंगे। वर्ण व्यवस्था के बारे में स्वर वर्ण भेद जो है उसके बारे में हम पहले बात कर चुके थे। आज हम व्यंजन वर्णों के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे इनके कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, किस किस तरीके से इनका प्रयोग इनका उच्चारण होता है और एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। अब हम देखते हैं, अगर बात करते हैं व्यंजनों की, तो पहला सवाल तो यही उठता है कि व्यंजन होता क्या है। यानी स्वर क्या है। स्वर वो चीजें होती हैं, वो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी और की आवश्यकता नहीं होती, केवल अपने आप से ही वो उच्चरित होते हैं। लेकिन व्यंजन क्या है? व्यंजन वो वर्ण होते हैं जिनको हम बिना स्वर के उच्चरित नहीं कर सकते। स्वर के बिना उच्चरित नहीं कर सकते, बिना इन्हें उच्चरित नहीं कर सकते। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर ले लें, मान लें हमने एक वर्ण ले लिया, का वर्ण है, तो का वर्ण में क्या है? स्वर भी है और क्या है? अगर हम ये व्यंजन है और इसमें से जब आ जुड़ जाता है इसमें, तो ये दोनों मिलके बन जाते हैं एक वर्ग, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। और अगर यही अलग अलग होते हैं तो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। इसीलिए कि किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण बिना स्वर के सहायता के हम नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, ये सवाल पूछा जाता है जैसे मूल व्यंजन कितने हैं? 33 हैं मूल व्यंजन। तो ये जो 33 मूल व्यंजन है, इसमें पहले तो आप देखेंगे कि 33 मूल व्यंजनों में से 25 व्यंजन जो है वो क्या कहलाते हैं? अस्पर्श कहलाते हैं। अस्पर्श वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या है 25 और अंतस्थ ये 4 इसमें जुड़ जाते हैं और 4 उसमें जुड़ जाते हैं, और ये पूरे पूरे मिलकर कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। यानी 33, उनकी संख्या 33 है। आप देख रहे हैं, जो हम मूल व्यंजन की बात करते हैं तो मूल व्यंजन में आप देखेंगे तो 25 जो ये स्पर्श व्यंजन है इसको काउंट किया जाता है, 4 अंतस्थ व्यंजन है ये, और 4 ऊष्म। यानी ये 25, 4 29 और 4 33 मिलकर ये क्या कहलाते हैं? मूल व्यंजन कहलाते हैं। ये इनसे अलग होते हैं संयुक्त व्यंजन, और इनकी संख्या भी 4 है। अब देखते हैं अगली बात की, मूलतः व्यंजन स्वर सहित अर्थात हल चिन्ह युक्त होते हैं। इसका मतलब यह है कि हल चिन्ह होते हैं, यानी अगर हम का वर्ण लिखना चाहते हैं तो ये अभी व्यंजन वर्ण नहीं है। व्यंजन वर्ण ये कब होगा? जब इसके नीचे हल लगा होगा। हल लगा होने का मतलब यह है कि इसमें से हमने आ स्वर को हटा दिया है, आ स्वर इसमें शामिल नहीं है, तभी ये क्या कहलाता है? वर्ण व्यंजन कहलाता है। दूसरी बात है, जैसे वर्ण व्यंजन कहलाता है। अगली चीज हम देखते हैं व्यंजन वर्णों के भेद। अगर हम व्यंजन वर्णों के भेद की बात करें तो पहला जो भेद है वो क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजन को हम स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं और इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श का मतलब ही होता है क्या? छूना। स्पर्श का मतलब होता है छूना, यानी इनके उच्चारित करने के समय या उच्चारण करने के समय जो प्राण वायु निकलती है, यानी मुंह से जो श्वास बाहर आती है, वो हमारे जिह्वा के किस भाग को या कंठ के किस भाग को छूकर निकलती है, उसी के आधार पर स्पर्श व्यंजनों का विभाजन किया गया है। इनके पहले तो 5 वर्ग बनाए गए हैं। ये वर्ग कहलाते हैं क छ ट त प, क छ ट त प। ये 5 वर्ग हैं, और 5 वर्ग हैं और हर एक वर्ग में 5 लेटर हैं, यानी कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी है? तो 25 है। इनकी संख्या कितनी है? 25 संख्या है। हालांकि एक दूसरे आधार पर अभी जब हम बात करेंगे तो इनमें से क्या 5 हम इनको माइनस कर देंगे और 4 और माइनस कर देंगे तो 16 माने जाते हैं। लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग में 5 वर्ण शामिल है। दूसरी बात हम करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। दूसरा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो है इनकी संख्या 4 है।
च छ ज झा। अब देखते हैं ये चा वर्ग जो है, चा वर्ग में भी 5 वर्ण है, लेकिन चा छ जा झा तो इसमें शामिल है, लेकिन या इसमें शामिल नहीं है। यहाँ जो पंच वर्ण है ये इसमें शामिल नहीं है, ये पंचमाक्षर में जोड़ा जाता है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? चा छ जा झा है। संस्कृत में इन्हें स्पर्शी वर्ण ही माना गया है। अब देखिए अंतर संस्कृत में और हिंदी में कहाँ है। संस्कृत में क्या है कि इन्हीं को स्पर्शी वर्ण माना गया है और उसी आधार पर अभी हमने बताया कि 5 वर्ग शामिल है, लेकिन हिंदी में इन्हें क्या माना जाता है कि ये स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी 4 वर्ण है, यानी अगर हम स्पर्शी व्यंजनों की बात करें तो उनमें से 4 तो ये घट जाएंगे और पंचमाक्षर घट जाएंगे, यानी 19 अक्षर घट जाएंगे। तभी हमने कहा था कि वहां ये इनकी संख्या 16 बचती है। अब आगे हम बात करते हैं व्यंजन वर्णों के भेद। संघर्षी व्यंजन की बात करते हैं। संघर्षी व्यंजन है सा, सा और सा। देखिए सा सा सा, इसको बोलते हैं तालव्य सा, तालव्य सा, मूर्धा या मूर्धन्य सा, और इसको बोलते हैं दंती या दंती सा। इसको ईसत स्पृष्ट कहते हैं। ईसत स्पृष्ट का मतलब ये होता है कि मुंह से निकलने वाली प्राणवायु थोड़ा सा छू करके जो निकल जाए, यानी थोड़ा छू कर निकले, वो क्या कहलाता है? ईसत स्पृष्ट कहलाता है। सा 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 हा ये संस्कृत में है। वैसे हिंदी के हिसाब से अगर देखा जाए, हिंदी में देखा जाए तो 8 ध्वनियां संघर्षी मानी जाती हैं। एक तो सा 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 ये है, इसी के साथ क ख ग ज फा। और आप लोगों को याद होगा कि ये जो 5 वर्ण आए हैं इनको राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद रचित किया, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा इनको स्थापित किया गया, और ये भी संघर्षी व्यंजनों में शामिल किए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए संघर्षी व्यंजन कितने हैं तो 8 हैं, और संस्कृत में कितने हैं तो 4 हैं, लेकिन संस्कृत वाले ही व्यंजन यहां भी माने जाते हैं। अगला टॉपिक हम देखते हैं कि नासिक व्यंजन कौन कौन से हैं। अंगा है या रा ना मा, ये 5 क्या कहलाते हैं? नासिक व्यंजन कहलाते हैं। नासिक व्यंजन इसलिए कहलाते हैं कि इनका जब उच्चारण हम करते हैं तो हवा केवल नाक से निकलती है। हम इनका अगर उच्चारण करते हैं अंगा या रा ना मा, तो नाक से हवा निकलने के कारण ये नासिक कहलाते हैं। चा छा जा झा ये 4 स्पर्श संघर्षी अभी मैंने बताया था, और पंचमाक्षर यानी अंगा या रा ना मा ये 5 नासिक वर्ण हैं। इसलिए विशुद्ध रूप से वर्णों, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई। अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो 25 वर्ण हैं, तो अभी यही बात हम कर रहे हैं कि अगर ये 5 नासिक वर्ण निकल गए और 4 ये निकल गए, तो 25 से अगर 9 निकल गया तो कितना बचा? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी रह जाती है? 16 रह जाती है। हम यही बात अभी कर रहे थे। आगे हम देखते हैं फिर अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है, इनको संघर्षहीन व्यंजन भी कहा जाता है और इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। यानी इनके 3 नाम है, या तो अंतस्थ व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है, या अर्धस्वर में है। और आप देखेंगे अंतस्थ व्यंजन हर एग्जाम में हर दूसरे साल तीसरे साल ये सवाल पूछा ही जाता है। अब कहते क्या है कि इनको अंतस्थ क्यों कहा जाता है? अंतस्थ इसलिए कहा जाता है कि स्वर और व्यंजन की मध्यवर्ती ध्वनियां हैं। मध्यवर्ती ध्वनियां होने के कारण ना तो ये स्वर हैं ना व्यंजन है, उनके मध्यवर्ती ध्वनियां होने के कारण ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। या, रा, ला और वा, इनकी संख्या 4 है। या, रा, ला और वा। हिंदी में विशुद्ध रूप से या और वा इन 2 ध्वनियों को ही अंतस्थ माना गया है, जबकि संस्कृत में इन चारों वर्णों को अंतस्थ माना जाता है। हिंदी में इसलिए 2 को ही माना जाता है कि ला को हम पार्श्विक ध्वनि मानते हैं, ला को हम पार्श्विक ध्वनि कहते हैं, और रा को कंपन जात कहा जाता है। तो रा कंपन जात है, ला पार्श्विक है,
तो इनमें से अगर दो निकल गए तो दो ही बचे। यानी अगर ऐसे आपसे पूछा जाए सवाल कि प्रमुख रूप से कौन सी अंतस्थ ध्वनियां हैं, तो केवल दो हैं, और वो क्या है, या है और वाह है। केवल दो ध्वनियां हैं, या और वाह। आगे हम देखते हैं कि पार्श्विक क्या है। पार्श्विक ध्वनि क्या, अभी मैंने बताया था जैसे कि ला को पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। मुंह के मध्य भाग में दो एक दूसरे से मिलकर, जब मुंह के मध्य भाग से दो एक दूसरे से मिलकर हवा को अवरुद्ध करते हैं, यानी जब हम ला बोलते हैं तो देखते हैं कि हवा एक या दोनों पार्श्वों से, अर्थात जिह्वा क्या होती है, ऊपर चिपक जाती है, और जो हवा होती है वो सीधे ना निकलकर दोनों तरफ से, यानी दोनों पार्श्वों से निकलती। पार्श्व का मतलब होता है भाग, दोनों भाग से निकलती है, दोनों बगल से निकलती है, इसलिए ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रकंपित या कंपनजात या लुंठित। ये तीनों सवाल पूछे गए हैं, हर तरीके से पूछे गए हैं। कभी प्रकंपित कह के पूछा गया है, कंपनजात कह के पूछा गया, और लुंठित वर्ण, ये तो कई बार पूछा गया है कि लुंठित वर्ण कौन सा है। तो एकमात्र लुंठित वर्ण कौन सा है, वो है रा। लुंठित का अर्थ ही होता है क्या, लुढ़कना, लपेटना या गति देना। यानी अगर रा को हम बोलते हैं तो थोड़ी सी जीभ घूम कर रह जाती है और हवा उमड़ घुमड़ कर बाहर निकलती है, इसीलिए यह क्या कहलाता है, लुंठित वर्ण कहलाता है। अब देखते हैं कि उच्छिप्त, ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन कौन से हैं। इनको आगत व्यंजन भी कहा जाता है। इनको हम आगत व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, आगत वर्ण या आगत व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इनके अन्य नाम हैं उच्छिप्त, ताड़नजात या द्विगुण। रा ये वर्ष है, उच्छिप्त है और अल्प प्राण है। वर्ष है, उच्छिप्त है और अल्प प्राण है। रा क्या है, मूर्धन्य, उच्छिप्त और महाप्राण। डा ढा का प्रयोग तत्सम शब्दों में नहीं होता। यानी एक चीज और, यहां जब हम तत्सम और तद्भव की बात करेंगे तो कोई भी शब्द जो तत्सम होगा वो इससे शुरू नहीं होगा, या इनमें तत्सम शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होगा। तो एक पहचान क्या कर सकते हैं आप, कि जहां रा और ढा का प्रयोग हो, आप पहले उसका पहचान कर सकते हैं कि वो तत्सम शब्द नहीं हो सकता। अब देखो इनका निर्माण कैसे हुआ। तो इनका निर्माण क्या हुआ, डा के नीचे हमने बिंदु लगा करके रा बना लिया, और रा के नीचे हमने बिंदु लगाकर रा बना लिया। इसीलिए ये दो उच्छिप्त या आगत व्यंजन भी इनको कहा जाता है। ये दो हैं इनकी संख्या। आगे हम देखते हैं कि स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। हम जब बोलते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्रिका होती है, उनके जब शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उनमें कैसा कंपन होता है, वायु कैसे बाहर निकलती है, उस आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। इस आधार पर व्यंजन ध्वनियों के दो भेद किए जाते हैं। इस आधार पर व्यंजन ध्वनियों के कितने भेद किए जाते हैं, दो भेद किए जाते हैं। एक तो होता है घोष और दूसरा कहलाता है अघोष। घोष को ही एक अन्य नाम से हम भी जानते हैं, कहीं कहीं ये लिखा होता है घोष की जगह सघोष। तो घोष लिखा हो या सघोष लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है। उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उसके बीच में से निकलती हवा से, यानी उन स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है, वैसे वर्ण क्या कहलाते हैं, घोष कहलाते हैं। ये घोष वर्ण जो है ये पांचों वर्गों के, यानी का चा टा ता पा, जो पांच वर्ग हैं, उन पांचों वर्गों के अंतिम तीन वर्ण होते हैं। कौन से होते हैं, अंतिम तीन वर्ण होते हैं, ग घ अंग ज झ, और एक यहां होता है या ट ठ ड ढ ड़ा होता है, दा धा ना होता है, बा भा और मा होता है। यानी यह 15 ध्वनियां क्या कहलाती हैं, 15 ध्वनियां घोष कहलाती हैं। 15 व्यंजन ये घोष में। वर्ग जो पंच वर्ग दिए गए हैं उनमें से ये 15 वर्ण क्या है, ये घोष हैं। इनके अलावा अगर हम और बात करें घोष की, तो उसमें या, रा, ला, वा, ह, अड़ा, अढ़ा, बल्कि जा और गा, ये भी क्या है, घोष व्यंजन है। तो 15 ये हो गए, और
15 और 9, नौ 5 14 और इधर बचा 1 और 2, यानी 24 वर्ण ये क्या है? 24 वर्ण हमारे घोष हैं। 24 वर्ण घोष हैं। कौन कौन से हैं? 15 ये हो गए, या, रा, ला, वा, हा, अड़ा, अढ़ा और जा और ग, ये घोष व्यंजन में गिने आते हैं। अब देखेंगे कि पंचवर्ग के 3 और या, रा, ला, वा, हा, अड़ा, अढ़ा, ज, गा, यानी 15 और 9 मिला के 24 वर्ण क्या कहलाते हैं? एक घोष वर्ण कहलाते हैं। किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है? स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर। अगली चीज हम देखते हैं, घोष व्यंजन के बाद क्या आता है कि अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं। अघोष व्यंजनों की अगर हम बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, यानी जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होता, और कंपन नहीं होता इसीलिए क्या कहलाते हैं? कोई घोष नहीं होता, क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। अघोष में आते कौन कौन से हैं? जो पांचों वर्ग हैं, यानी का, चा, टा, ता, पा वर्ग जो है, उन वर्ग के पहले दो वर्ण, यानी क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, यानी 10 वर्ण, पांचों वर्गों के ये 10 वर्ण क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। इन्हीं के साथ आप देखेंगे स, स, सा, 3 ये हो गए और का, ख, फा 3 ये, यानी ये टोटल 16 वर्ण जो हैं वो क्या हैं? अघोष हैं। कौन कौन से हैं? क, ख, च, छ, ट, ठ, ता, था, प, फ, स, श, सा, क, ख और फा, यानी ये 16 वर्ण, 16 के 16 वर्ण क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। प्राणत्व का मतलब है जो मुंह से हवा निकलती है, प्राण का मतलब ही होता है वायु या वायु की शक्ति। तो इस आधार पर भी हमारे वैयाकरणों ने वर्णों के भेद को निर्धारित किया है। इस आधार पर भी वर्णों के 2 भेद माने जाते हैं। इस आधार पर भी वर्णों के 2 भेद हैं, एक है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। आइए हम देखते हैं कि अल्प प्राण क्या होता है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास बल कम लगता है। दूसरी बात है, हिंदी वर्णमाला के 5 वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम, यानी इसको हम याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? वर्ग में पहला, तीसरा और 5वां, ये जो वर्ण होता है वो क्या होता है? अल्प प्राण होता है। पहला, तीसरा, 5वां, यानी 135, ये क्या है? अल्प प्राण है। हिंदी वर्णमाला के 5 वर्णों के, जो यानी 5 वर्णों का मतलब क्या है? 5 वर्गों का मतलब है जो वर्ग का, चा, टा, ता, पा वर्ग हैं उनके 3 अक्षर, यानी ये 15 वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। ये हैं कौन कौन से? का, चा, टा, ता, पा, ग, ज, ड, द, ब, अंगा, या, ड़ा, ना, मा, ये 15 वर्ण पूरे के पूरे क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। इसी के साथ अंतस्थ, अंतस्थ की अगर हम बात करते हैं, अंतस्थ कितने हैं? अभी हमने बात किया था, अंतस्थ हैं 4, यानी या, रा, ला और वा। तो ये भी क्या है? अल्प प्राण है। यानी प्राणत्व के आधार पर इनको भी हम क्या मानते हैं? अल्प प्राण माना जाता है। इसी के साथ जो उच्छिप्त वर्ण है, उच्छिप्त वर्ण है अड़ा, यानी एक और, देखो ये यहाँ लिखने में गलती हो गई है, अंगा नहीं है, यह है अड़ा, ये भी अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। यानी अल्प प्राण व्यंजन की अगर हम अल्प प्राण वर्णों की बात करें तो कितने हैं? ये हो गए कितने? 19 और एक 20 वर्ण। 20 वर्ण ये क्या है? अल्प प्राण है। 5 वर्गों के 3 वर्ण हो गए, या, रा, ला, वा हो गया, और फिर क्या हो गया? अड़ा हो गया, जो कि अल्प प्राण की श्रेणी में गिना जाता है, अल्प प्राण की श्रेणी में रखा जाता है। आगे हम देखते हैं महाप्राण। यानी महाप्राण वो हैं जिनमें श्वास बल अधिक लगता है, यानी जिनको बोलने में या जिनके उच्चारण में हमारी श्वास थोड़ा खींचकर और अधिक आती है, तो क्या कहलाते हैं? वो महाप्राण कहलाते हैं। 5 वर्गों के द्वितीय वर्ण, यानी ख, छ, ठ, थ, फ, चतुर्थ,
3 तृतीय और चतुर्थ, इसी के साथ ऊष्म, द्वितीय, चतुर्थ और इसी के साथ ऊष्म। द्वितीय क्या है? ख है, छ है, ठ, थ, फ। चौथा क्या है? घ है, झ है, ढ है, धा है, भा है। ये 10 के 10 वर्ण क्या है? महाप्राण है। इन्हीं के साथ सा, सा, सा और हा, यानी जो ऊष्म व्यंजन है वो भी महाप्राण माने जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए? इनकी संख्या हो गई 14, यानी 10 पांचों वर्ग से हैं। काचा टता पा वर्ग के कौन कौन से हैं? दूसरा वर्ण है और चौथा वर्ण है। इसी के साथ क्या है? सा, 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 हा, यानी जो ऊष्म वर्ण है वो भी क्या कहे जाते हैं? महाप्राण कहे जाते हैं। इस आधार पर इनकी संख्या कितनी है? 14 है। आगे देखते हैं हम वर्णों के अब हम देखते हैं, देखो ये तो था इनका विभाजन कि कैसे किस आधार पर इनका विभाजन किया गया है और किस किस वर्गों में इनको हम व्यंजनों को रखा गया है। आगे हम देखते हैं कि इन वर्णों का उच्चारण स्थल क्या है, यानी इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण स्थल क्या है। तो पहले कंठ वर्ण में क्या आ जाता है? अब ध्यान रखिएगा, देखिए स्वर व्यंजन, स्वर भी है कंठ में। अगर हम कंठ की बात करें तो क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 इनको कंठ कहा जाता है, कंठ वर्ण कहलाते हैं। लेकिन इसी के साथ आप देखेंगे इसमें अ और दीर्घ आ, इसी के साथ हा और विसर्ग, यानी अगर हम कंठ वर्णों की बात करें तो 5 ये हैं, 2 ये हैं, 7, 1 8 और 1 9 वर्ण, यानी 9 वर्ण जो हैं वो क्या है? कंठ हैं, यानी कंठ से बोले जाते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हवा जो निकलती है हमारे कंठ को छूते हुए निकलती है। दूसरा क्या है? तालव्य, यानी ताल को जो स्पर्श करके निकले वो क्या कहलाता है? तालव्य कहलाता है। ऐसे वर्ण क्या है? कितने हैं? च, छ, ज, झ, या, यानी 5 तो ये हो गए हमारे चा वर्ग के, यानी चा वर्ग जो है वो क्या है? तालव्य है। इसी के साथ हर्ष, ई और दीर्घ ही, इन्हीं के साथ या और सा, ये क्या कहलाते हैं? ये तालव्य कहलाते हैं। यानी तालव्य वर्णों की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या भी कितनी है? 9 है। कितनी संख्या हो गई? 9 संख्या हो गई। अगला है मूर्धन्य या मूर्धा। मूर्धा की अगर हम बात करते हैं तो री है, इसी के साथ ट, ठ, ड, ढ, अड़ा और र, सा तथा अड़ा और ढ। यानी मूर्धा की बात करें तो हम तो स्वर एक आ जाएगा। कौन सा स्वर है? री है। इसी के साथ टा वर्ग है, टा वर्ग के साथ साथ क्या है? रा, मूर्धन्य सा, अड़ा और अड़ा, यानी 10 वर्ण जो हैं वो क्या है? मूर्धन्य हैं। इन वर्णों की संख्या कितनी है? 10 है। मूर्धन्य वर्णों की संख्या 10 है। फिर देखते हैं हम दंत वर्ण कौन कौन से हैं। तो ता वर्ग जो है वो क्या है? दंत है। ता वर्ग क्या है? दंत है, यानी ता, था, दा, धा, ना, इसी के साथ ला और सा। और ये सवाल ला और सा दंत वर्ण के कई बार आप देखेंगे, चाहे यूपीएसआई का पेपर हो, यूपीपी का कोई पेपर हो, जिसमें लगातार ये सवाल पूछे जाते हैं और आपको इनको पूर्ण रूप से कंठस्थ कर लेना है। यानी हमेशा इस जिह्वा पे वर्ण होने चाहिए कि कौन किस वर्ण में आता है। अगला हम देखते हैं ओष्ठ है, यानी ओष्ठ में भी 2 स्वर आते हैं, उ और उ, उसके बाद पूरा का पूरा पा वर्ग के अलावा और वा, यानी 7-8 वर्ण जो हैं वो क्या हैं? ये ओष्ठ हैं। 8 वर्ण क्या हैं? ये ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं, जिनमें उ, प, फ, ब, भ, म और वा, ये 8 वर्ण क्या हैं? ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। इसी के बाद में हम देखते हैं कि नासिक वर्ण कौन कौन से हैं। तो जो पंचमाक्षर होता है, अभी मैंने बताया था कि जो पंचमाक्षर होते हैं यानी जिनके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है वो क्या कहलाते हैं? नासिक व्यंजन कहलाते हैं। और उच्चारण स्थल इनका नासिका है। इसी और इनकी संख्या कितनी है? 5 है। इनकी संख्या 5 है। तो देखते हैं कंठ तालव्य, यानी वैसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में हम हवा जो है वो 2 स्थलों को छूते हुए निकलती है। तो क्या हो गया? ए है, ऐ है, ये कंठ तालव्य क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में हवा कंठ को भी छू रही है और तालु को भी छू रही है। ए, ऐ।
तो इनकी संख्या कितनी है? 2 संख्या है इनकी, और ये कंठ और तालु दोनों को छूकर निकलती है हवा, इसलिए कंठ तालब कहलाते हैं। दूसरा है कंठोष्ठ, यानी जो कंठ, जो हवा निकलने उच्चारण के समय कंठ को भी स्पर्श करे और हमारे होठों को स्पर्श करते हुए निकल जाए, तो वो क्या है? ओ और औ। देख रहे हैं हमारे गले पे भी जोर पड़ रहा है और होठ भी हमारे गोल हो जा रहे हैं, ओ औ, यानी इन दोनों पे जो प्रभाव पड़ रहा है हवा का, इसलिए ये दोनों क्या कहलाए? कंठोष्ठ कहलाए। इसके बाद अगला विभाजन जो है वो क्या कहलाता है? दंतोष्ठ, यानी जिनके बोलने में हवा दांत को छुए और होठों को छूते हुए बाहर निकल जाए, ऐसे क्या है? वा और फा। देखो हम इनका उच्चारण करते हैं तो बोलते हैं वा, यानी दांत पे भी प्रभाव पड़ता है और होठों पे भी प्रभाव पड़ता है, हवा छू के निकलती है, वा और फा, इसलिए दोनों क्या कहलाए? दंतोष्ठ कहलाए। अगली चीज है वर्ष। वर्ष क्या है कि ना, यानी जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उनको भी हम इसी में रखते हैं। न से न, र, ल, सा और जा, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? वर्ष व्यंजन कहलाते हैं। एक और विभाजन है इनका काकल्य। काकल्य एकमात्र वर्ण है और वो क्या है? हा है। काकल्य वर्ण में एक ही वर्ण है और वो है हा। लगातार इन पे सवाल पूछे जा रहे हैं और अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से ऑप्शन दे करके कभी इन 3 को एक साथ दे दिया और कोई एक दे दिया और पूछ दिया कि इनमें से मूर्धन्य कौन सा नहीं है, या यहां से 3 उठा लिया और एक इसमें से रख दिया और पूछा इनमें से मूर्धन्य कौन है। तो हम पुनः ये बात कहना चाहते हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थल आपको एकदम से कंठस्थ होने चाहिए, इनमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना, और जब लिख के देखेंगे 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो ये सब के सब याद भी हो जाएंगे, इतना कोई कठिन काम भी नहीं होता है। अगला हम देखते हैं कुछ ऐसे वर्ण हैं, इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थल 2-2 हैं, जैसे अभी भी हमने 1-2 के बारे में बात किया, और अभी यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण स्थल 2 हैं। तो पहला सब वर्ण जो हम देखते हैं वो क्या है? अंगा है। अंगा, इसके देखो उच्चारण अर्थ यहाँ क्या क्या है? कंठ है और नासिक है। अब देखो एक चीज इसमें मैंने और लिख दिया कि ये अगर विकल्प में नासिका ना हो तो आप क्या चुनेंगे? कंठ चुनेंगे। हालांकि अगर सवाल पूछा जाता है तो आप पहले क्या बोलेंगे? ये नासिका है। क्या है? नासिका, इसी को चुनेंगे। लेकिन अगर ये ना हो ऑप्शन में तो आप इसको कंठ चुनेंगे। अगली बात है, यहां देखते हैं ये क्या है? तालु और नासिका, यानी तालु और नाक के संयोग से इसका उच्चारण होता है। रा है मूर्धा और नासिका दोनों के सहयोग से बोला जाता है। इसी तरीके से ना है दंत और नासिका, माँ है ओष्ठ और नासिका, ए है कंठ और तालु, पहले भी इसके हम बात कर चुके हैं। वो औ है कंठ और ओष्ठ, इसीलिए क्या कहे जाते हैं? कंठोष्ठ कहे जाते हैं। वा और फा ये क्या है? दंत और ओष्ठ, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? दंतोष्ठ भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ कहलाते हैं। ये कंठोष्ठ कहलाते हैं, कंठोष्ठ, और ये आपके क्या हैं? कंठ तालव्य हैं। कंठ तालव्य यानी ये वैसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण, ठीक है। देखिए ये हम जो व्यंजन वर्ण थे उनके बारे में बात कर लिया, कैसे कैसे उनका विभाजन हुआ है, क्या क्या उनके भेद हैं, किस आधार पर भेद है उनका, ये सारी बातें हमने कर ली। अभी एक चीज ये बची हुई है कि अगर हम बात करते हैं, अब देखो संयुक्त स्वर, इनकी संयुक्त स्वर जो है ये रह गया था, अभी ये छुटा हुआ था, इनके बारे में हम बात करते हैं, संयुक्त स्वर के बारे में बात करते हैं। तो हमने कहा संयुक्त स्वरों संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है? 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। और ये हैं आपके संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। ये हैं आपके स्र, त्र, क्या और श। ये जो 4 वर्ण हैं ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र, इसको हम श्री से लिख लेते हैं। छ,
त्र, ज्ञ और स्रा। देखते हैं इनका निर्माण कैसे हुआ। ये संयुक्त क्यों कहलाते हैं? संयुक्त इसलिए कहलाते हैं कि ये दो दो व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। यानी अगर हम चा की बात करते हैं, स्वा की बात करते हैं, तो ये बना है क धन मूर्धन्य सा से। यानी इसका निर्माण हुआ है किससे? का और मूर्धन्य सा से निर्माण हुआ है। त्रा की अगर बात करते हैं तो ये बना है ता और रा के मेल से बना है। यानी दो वर्ण यहां भी है, दो वर्ण यहां भी है। क्या बना हुआ है? जा और या, यानी इन दो वर्णों के मिलने से या का निर्माण हुआ है। सा की बात, अगर स्र की बात हम करते हैं तो तालव्य सा और रा के मेल से इनका निर्माण हुआ। यानी दो वर्णों के मेल से जिन वर्णों का निर्माण हुआ है वो क्या है? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसी तरीके से हम संयुक्त व्यंजन के बारे में भी बात कर चुके हैं पहले, और अब यहां और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। इसी के साथ अब ये क्लास हमारी समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।